दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। यह जो अवस्था थी वह 4 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बच्चों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन माननीय लॉरेंस महोदय ने किया था। इसमें इन्होंने कहा था, जब बालक को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, ना कि अंतिम निर्णय। जो उनका तार्किकता होता है वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, ना कि उनका अंतिम निर्णय जो लास्ट में उस स्टेप पे वो लेते हैं, ये उस पर इम्पोर्टेंस नहीं देता है। कोहलबर्ग के अनुसार इन्होंने बताया है, इनके अनुसार क्या है कि विकास जो है वो सीधी रेखा में नहीं होता है। विकास जो है वो एक सीधी रेखा में नहीं होता है, बल्कि विकास है वह नैतिक व परिमण होता है, जिसे नैतिक तर्का कहते हैं। यह उनका एक स्टेटमेंट था माननीय कोहलबर्ग का। उनके अनुसार क्या है, इन्होंने कहा था, शिक्षार्थियों के जीवन काल में ऐसी कुछ निश्चित अवस्थाएं होती हैं जो शिक्षार्थियों के जीवन काल में कुछ ऐसी निश्चित अवस्थाएं होती हैं जो शिक्षार्थियों की नैतिक एवं चारित्रिक विकास क्रम में सार्वभौमिक रूप से पाई जाती है। यह कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था। तो इन्होंने जो सीखने का सिद्धांत था उसके अनुसार उन्होंने 3 स्तरों से गुजरता है। नंबर 1 है जिसे हम कहते हैं पूर्व नैतिक या फिर नैतिकता का सिद्धांत, या पूर्व रूढ़िवादी का सिद्धांत, या पूर्व परंपरावादी का सिद्धांत। जो इनका पहला सिद्धांत था यह 4 से लेकर 10 वर्ष के बच्चों के बीच दिया था। इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा गया। एक है अहम केंद्रित और दूसरा है दंड एवं अनुशासन। अहम केंद्रित में क्या होता है, बच्चे यह स्वार्थी व खुद से प्रेम करते हैं। जो 4 साल से लेकर 10 साल के बच्चे होते हैं वह स्वयं से प्रेम करते हैं, और दंड एवं अनुशासन इसमें है। अब इसके अंतर्गत क्या बताया इन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वह अच्छे व बुरे का निर्णय नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, दंड एवं अनुशासन में प्रतिष्ठित व शक्तिशाली व्यक्ति माता पिता के प्रति सम्मान दिखते हैं, बल्कि उसे दंड ना मिल सके। मतलब वह माँ के सामने कुछ ऐसा रिएक्ट करेंगे, पिता के सामने ऐसा रिएक्ट करेंगे ताकि उन्हें उनसे कोई दंड ना मिले, इसलिए वो उनसे दंड से बचने के लिए कुछ ऐसा कार्य करते हैं। अगला है, माता पिता का बच्चों पर नियंत्रण होता है जिसमें नैतिक विकास होता है। इसका मतलब ये है कि जो छोटे बालक होंगे, 4 से लेकर 10 साल के बालक होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके जो विकास की अवस्थाएं होती है वो माता पिता के अंडर होती है, उनके कंट्रोल में होता है, और वो बच्चे उनसे डरते भी हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो दोनों अवस्थाओं के बीच नैतिक तरीका का विकास होता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और भी है कि शिक्षार्थी अभिभावक या समाज के नैतिकता के साथ सहभागिता का रवैया अपनाता है, जो कई बार आत्म परिपूरक सहभागिता का रवैया अपनाता है, जो कई बार आत्म परिपूरक पारस्परिक होती है। इसमें आपसी लेन देन का भी भाव उत्पन्न हो जाता है। जो इन्होंने अगला दिया था, नैतिकता का सिद्धांत जो था इसका रूढ़वादी या परंपरावादी या फिर नैतिक परंपरावादी, जो इसकी अवस्थाएं हैं यह 10 से लेकर 13 वर्ष के बच्चों के बीच मानी जाती हैं। इस अवस्था में क्या है, इस अवस्था में शिक्षार्थी जो है वो परिवार, शिक्षक, पड़ोसी आदि से यह प्रभावित होता है और उनके द्वारा बताए गए नैतिक या सामाजिक मानकों को ग्रहण कर लेता है, और किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, और सीखे हुए पारिवारिक या सामाजिक मानकों के अनुसार निर्णय वह खुद लेता है। और इस अवस्था में क्या होता है, शिक्षार्थी परिवार तथा समाज द्वारा स्वीकृत पाना चाहता है, जिससे वह अपना कार्य कर सके।
अगला इसमें यह है कि इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो प्रशंसा की अवस्था कहलाती है। इसमें लड़का जो होता है कोई भी कार्य जो करता है वो प्रशंसा के लिए करता है। अगर कोई किसी को पानी ला के दे रहा है, कोई और कार्य कर रहा है, अगर आप उसकी तारीफ करते हैं, उसकी आप प्रशंसा करते हैं, तो वह बच्चा उसी में वह खुश हो जाता है। बालक दूसरों के नैतिक मानकों को अपने में आंतरिकृत करते हैं और दूसरों के अवस्थाओं का भी ध्यान रखते हैं, साथ साथ दूसरे के बारे में ही सोचते हैं। इस स्तर पर बच्चों को सभी क्रियाओं को सही समझते हैं तथा दूसरों की मदद करते हैं और दूसरे लोग प्रशंसा करते हैं। ठीक है, इसमें सफल व अच्छे लोग का उदाहरण दिया जाता है। अगर किसी बच्चे के अंदर इसका विकास करना, तो उसके अंदर जो भी महापुरुष हैं, कोई व्यक्ति है जो सफल व्यक्ति है, अगर हम उनके सामने उसका उदाहरण देते हैं कि गांधी जी कैसे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे थे, स्वामी विवेकानंद जी कैसे थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कैसे थे, इन सभी अगर महापुरुषों को हम उनको उदाहरण देते हैं, तो उससे जो बच्चे के अंदर जो विकास होगा वह अच्छा विकास होगा। इसलिए हमें किसी अच्छे लोगों का उदाहरण देकर उनको समझाना चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए। अगला क्या है इसमें कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था प्रकट करते हैं। अगर समाज के प्रति जो अवस्थाएं होती हैं उनकी सम्मान की अवस्था होती है, एक सम्मान पूर्वक कार्य करते हैं। इसलिए इनकी जो दूसरी व्यवस्था होती है, विशेषता होती है, यह आत्मनिर्भरता या कानूनी होती है। बालक अच्छे बालकों का अनुकरण करें या आत्मनिर्भर बने, इसी को नैतिक दुविधा या नैतिक तर्क भी हम कहते हैं। ठीक है, जो इनका तीसरा है सबसे अहम, उत्तर नैतिक या उत्तर रूढ़वादी या उत्तर परंपरावादी, जो यह अवस्था है यह 13 से लेकर 16 साल तक या फिर 18 साल तक या 17 साल तक, मतलब प्रौढ़ावस्था तक यह माना जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते उच्च स्तर की नैतिकता का विकास होता है। इसमें यहाँ बालक का नैतिक व्यवहार उच्च स्तर पर होता है। इस अवस्था में शिक्षार्थी जो होता है अपने स्वविवेक के आधार पर निर्णय लेता है और वह समाज एवं परिवार के द्वारा मान नियमों को समझता है तथा अपने निर्णयों में उन नियमों को भी शामिल करता है। ठीक है, हर कार्य को उसी प्रकार करता है। इसमें क्या बताया गया कि जो बच्चों का नैतिक आचरण है पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है, स्व नियंत्रण में होता है। यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है। बच्चे अपने मूल्यों का नैतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य सुनिश्चित करते हैं। और जो उत्तर नैतिक अवस्था है इसको मुख्यतः 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। नंबर 1 है सामाजिक अनुबंधन, नंबर दूसरा क्या है, सार्वभौमिक नैतिकता। सामाजिक अनुबंधन में क्या होता है, यह समाज के साथ साथ संबंध स्थापित करता है, वह अपने विवेक की अवस्थाओं का वह प्रयोग करता है। सार्वभौमिक नैतिकता क्या होती है, सार्वभौमिक नैतिकता को महत्व दिया जाता है जिसमें किशोर स्वयं ही नैतिक नियमों को महत्व देते हैं और हर गलत काम से वह वंचित रहते हैं जिससे उन्हें जो कार्य नहीं करना होता है, इसलिए वह स्वयं अपने आप को उसके कार्य के अनुरूप करते हैं। तो नैतिक विकास के मुख्य रूप से कौन कौन से चरण हैं। नंबर 1 है आत्म केंद्रित निर्णय, जो व्यक्ति स्वयं होता है। दंड तथा आज्ञा पालन, दंड और आज्ञा पालन हो गया। अगला है यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखीकरण, अगला है परस्पर एक रूप उन्मुखीकरण, अगला है अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, अगला है सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार उन्मुखीकरण और अगला है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण। तो ये मुख्य रूप से कोहल वर्ग का नैतिक विकास के जो चरण हैं ये हमारा है। अब कोहल वर्ग के सिद्धांत की कौन कौन सी सीमाएं हैं इसको देख लेते हैं एक बार हम, कि कोहल वर्ग के सिद्धांत में शिक्षार्थियों के वास्तविक व्यवहार की अपेक्षा तार्किक पर अधिक बल दिया जाता है या फिर बल दिया गया है। अगला इसमें कोहल वर्ग ने शिक्षार्थियों की तर्क शक्ति पर जोर दिया है और उन्हें सामाजिक व पारिवारिक मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया है,
जो कि एक शिक्षक के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं या इनकी सीमाओं में आता है। अगला है कि कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांतों का सारा ध्यान नैतिक सोच तक ही रखा है या फिर सीमित है, और उनमें नैतिक व्यवहार के बारे में ज़्यादा बात नहीं बताई गई है। और नैतिकता की समझ होते हुए भी लोग अनैतिक कार्य करते हैं। ऐसे चोरों का पता है कि अगर किसी चोर को पता है कि वह चोरी करना गलत काम है, परंतु वह उसके बाद भी अगर चोरी करता है तो वह नैतिकता के विकास सिद्धांत के अंदर नहीं आता है। अगर इसीलिए इनकी सारी कुछ कमियां भी हुए जो उन्होंने पूर्ण रूप से विख्यात नहीं किया, मतलब व्याख्यान नहीं किया है। तो अगर पता है हमें चोरी नहीं करना है, अगर आप चोरी करते हैं तो वो भी आपकी इसके बावजूद भी आपके दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ों को कोहलबर्ग ने ठीक से नहीं बताया है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।